हाय एवरीबॉडी। आज की इस क्लास में हम लोग एक्सेल का फॉर्मूला मेन्यू का एक फंक्शन स्टडी करेंगे, डिफ़ाइन नेम। डिफ़ाइन नेम क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या यूज है इसका, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक्सेल शीट में कुछ डेटा तैयार किया है। यहाँ पर कुछ नेम दिए गए हैं और साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश मैथ के मार्क्स दिए गए हैं। अब मुझे करना क्या है, इनका टोटल, परसेंटेज, रैंकिंग इस क्राइटेरिया के बेस पे निकालनी है। तो ये कैसे होता है इसको देखेंगे। जनरली अभी तक हम ऐसे करते आए हैं, जो कॉमन तरीका है, हम लोग इक्वल्स लगाएंगे। यहाँ पर अगर मुझे टोटल निकालना है, इसको सेलेक्ट करेंगे, प्लस इसको सेलेक्ट करेंगे, प्लस इसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। जनरली ये होता है। या फिर ये होता है कि हम लोग यहाँ से जाके सम पर क्लिक करेंगे और इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे, सम लगा देंगे। तो ये कॉमन तरीका है। लेकिन डिफाइन नेम की हेल्प से हम लोग नेम की हेल्प से इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा उसको देख लेते हैं। तो पहले मुझे इन कॉलम्स को नाम देने होंगे। जैसे इसको सेलेक्ट करूँगा मैं, यहाँ फार्मूला में जाएंगे, यहाँ पर डिफाइन नेम में क्लिक करेंगे तो इसका नाम हिंदी आ गया है। ये पूरा इतना डेटा यहाँ से यहाँ तक हिंदी के नाम से जाना जाएगा। और फिर डिफाइन नेम में दोबारा से जाएंगे, यहाँ पर क्लिक किया, अब इसका नाम इंग्लिश आ गया है। ये कॉलम का जो हेडर है, इसी के नाम से इस कॉलम को नाम दे देते हैं। ये इंग्लिश आ गया है। और यहाँ एक चीज़ ये दिखाई दे रही है, वर्कबुक, और नीचे कुछ शीट्स के नाम दिए जा रहे हैं। तो वर्कबुक का मतलब ये होता है कि जो नाम हम दे रहे हैं ये पूरी वर्कबुक लेवल के लिए, यानी कि आगे की जितनी भी शीट्स हैं, किसी भी शीट में किसी दूसरे कॉलम को या रो को हम इंग्लिश नाम नहीं दे सकते अगर हमने वर्कबुक लेवल पे लिया है। और अगर मैं इसको यहाँ पर, जैसे ये हमारी एक्सरसाइज 1 के नाम से शीट एक्सरसाइज 1 कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये है जो इंग्लिश नाम हम दे रहे हैं इस कॉलम को, वो सिर्फ इस शीट के लिए स्पेसिफिक है। अगली शीट में मैं आगे किसी और कॉलम को, किसी सेल को, किसी रो को सेम नाम देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम नाम किस लेवल पे देना चाहते हैं। इनको शीट वाइज देना चाहते हैं या वर्कबुक लेवल पे देना चाहते हैं। तो फिलहाल तो मैं वर्कबुक ही कर देता हूँ। इसमें कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि मैं आगे इसमें दूसरी शीट में तो कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। ये तो एक एक्सरसाइज की शीट है, तो मैं वर्कबुक लेवल पे ही कर देता हूँ। और ये इसने एड्रेस खुद उठा लिया है यहाँ से यहाँ तक का। ओके कर देंगे। इसको नाम दे देते हैं हम लोग, डिफाइन नेम में जाएंगे और इसको नाम मैथ दे देते हैं। बस अभी इतना करते हैं। अब मुझे टोटल करना है, तो टोटल में एक वर्स लगाकर मैं यहाँ पर लिखना शुरू करूँगा। जैसे मैं हिंदी लिखता हूँ तो ये नाम खुद ही आने लगता है। हिंदी पर क्लिक किया, फिर प्लस कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। अब हम इंग्लिश लिखेंगे तो इंग्लिश हमारे सामने आ गया है। अब हम फिर प्लस करेंगे और मैथ लिखेंगे तो मैथ हमारे सामने आ गया है। ध्यान रहे, जो इस तरह की जो एक टेबल थी या एक ग्रिड सी बन के आ रही, यही वाले हमारे नाम है। अगर सेम नाम का कोई और चीज़ हमें दिखाई दे रही है, जैसे मैं यहाँ पर मैथ डाल देता हूँ, मैथ ही है, और सेम नाम की इस तरह के फंक्शन जिसके साथ लगा हुआ रहा है कुछ, कहीं और मैथ नाम आ जाता है, तो वो नहीं माना जाएगा। ये जो स्क्वायर बॉक्सेस बन के आ रहे हैं, ये हमारे कॉलम का नाम है, तो इसको हम लेंगे, किसी और नाम को नहीं लेंगे। एंटर प्रेस कर देंगे तो सम हमारे सामने आ गया है। और मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ तो सारी वैल्यूज़ का सम यहाँ पर आ जाएगा। अब परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज में टोटल के बेस पे निकालूंगा, तो टोटल को मैंने कोई नाम नहीं दिया। अब अगर मैं यहाँ टोटल लिखूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने नाम नहीं दिया है। तो मैं टोटल को फिर सेलेक्ट कर लेता हूँ और डिफाइन नेम में जाकर यहाँ से नाम दे देता हूँ टोटल। ओके, अब मैं टोटल को यहाँ पर जैसे लिखूँगा टोटल आ जाएगा। ये टोटल आ गया है। परसेंटेज के लिए टोटल इंटू 100 कर देंगे, और अपॉन 3 सब्जेक्ट है हमारे पास, 100 में से हर सब्जेक्ट के मार्क्स आए हैं तो 300 अपॉन कर देंगे। ये परसेंटेज हमारे पास आ जाएगा। इसको भी ड्रैग कर देंगे, नीचे ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग यहाँ से करते हैं, ये जो आ रहा है यहाँ पर, जब ये प्लस बनता है कोने पे, जब ये जो डॉट सा हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कर्सर लेकर आएंगे तो जैसे ये प्लस बनेगा फिर हम ड्रैग करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ पर 2 डिजिट, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। नहीं, यहाँ पर 5 डिजिट हैं, तो ये बराबर होने चाहिए जितने भी हैं। तो मैं होम में जाकर पहले इनको बराबर कर देता हूँ। यहाँ से डिजिट्स हमारे बढ़ेंगे और यहाँ से कम आएंगे, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट रख लेता हूँ बस। अब यहाँ पर रैंकिंग निकालनी है, और रैंकिंग को इस परसेंटेज के बेस पे निकालूंगा मैं। बट मैंने परसेंटेज को भी नाम नहीं दिया, तो मैं इसको सेलेक्ट करके फार्मूला में जाके पहले डिफाइन नेम से इसको नाम दे देता हूँ परसेंटेज। अब बस रैंकिंग मुझे इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग निकालनी है। इस क्राइटेरिया को मैं थोड़ा सा नीचे रख देता हूँ ताकि देखने में ईजी रहे। अब यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, इफ़ जो रैंकिंग है, सॉरी परसेंटेज है, परसेंटेज हमारी ये जो भी है, अगर ये इस क्राइटेरिया में आती है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, तो इसके लिए हम बोलेंगे फर्स्ट डिवीज़न
यानी कि फर्स्ट रैंक आई है। फिर दूसरी कंडीशन ये पर लगा देते हैं, इफ़ ये जो परसेंटेज है, सॉरी परसेंटेज को क्लिक नहीं करेंगे, परसेंटेज लिखेंगे, इसमें मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। परसेंटेज अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितनी है, 50 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंड रैंक आई है उसकी, डबल कोट बंद कर देंगे, फिर इफ लगाएंगे और फिर लिखेंगे परसेंटेज अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ पर 40 आई है तो उसके लिए हम लिखेंगे थर्ड, और एल्स पार्ट में हम कॉमा लगा के डाल देंगे फेल। अगर कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो फेल। और मैं 3 ब्रैकेट लास्ट में बंद करने हैं क्योंकि 3 इफ खोले हैं, पहला इफ ये है, दूसरा इफ ये है और तीसरा इफ ये है। 3 इफ खोलें तो 3 ब्रैकेट बंद होंगे। और अब हम इसको ड्रैग कर देते हैं, तो जो भी पास फेल या फर्स्ट सेकंड थर्ड हुए हैं ये फेल हो गया है, ये फर्स्ट डिवीज़न वाला है, ये फेल है, ये फर्स्ट वाला और बाकी फेल। मैं एक आधे के मार्क्स बढ़ा कर दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि सेकंड डिवीज़न भी इसमें शो होएगी अगर सेकंड के लायक मार्क्स हैं इसमें। ये देख सकते हैं, तो थर्ड हो गया है क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा कर दिया है, ये हमारा थर्ड ही आ रहा है। थर्ड मैंने 40 से दिया, सही है। सेकंड वाले के लिए मुझे 50 के अराउंड मार्क्स लाने होंगे, तो मैं किसी एक को, जैसे ये फर्स्ट वाला है, मैं इसको बना देता हूँ 55, 59, 54, तो हम देख सकते हैं सेकंड आ गया है। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ डिफाइन नेम हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन करने का कि हम नाम के बेस पे सेल्स को या कॉलम्स को यूज़ कर सकते हैं फार्मूला के अंदर। तो यहाँ पर मैंने डिफाइन नेम समझाया है। एक दूसरी वीडियो में इसके बाद बनाऊंगा जिसमें हम क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन को भी देखेंगे। ये और ये ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बस ये हमारा काम थोड़ा सा ईजी कर देता है। और साथ ही साथ मैं नेम मैनेजर भी अभी बता देता हूँ। नेम मैनेजर में क्या होता है, ये जितने भी नाम मैंने दिए गए हैं सारे नेम यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये सारे नेम आ रहे हैं जो मैंने इनको दिए हैं या मैंने आगे की शीट्स में जो नाम दिए हैं इनको, वो सब आ रहे हैं। और इन नाम के बेस पे हम कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। जैसे मैंने नाम के बेस पे टोटल परसेंटेज ये निकाला है। किसी नाम को हमें एडिट करना है तो यहाँ से जाकर एडिट भी कर सकता हूँ मैं। और अगर मैं किसी को नाम को डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं, ये डिलीट हो जाएगा। और अगर हम नया कोई नाम देना चाहें किसी सेल को, जैसे मुझे सपोज इस वाले कॉलम को नाम देना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके नेम मैनेजर में जाके भी नाम न्यू कॉलम पे यहाँ पर जाकर नाम दे दूँगा तो इसको नाम मिल जाएगा। बाकी यहाँ से तो हम दे ही सकते हैं, और इससे कैसे देते हैं वो अगले वीडियो में करेंगे इसको। तो ये मैंने पूरा बना दिया है डिफाइन नेम का। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, लेकिन स्टिल देन कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और एक चीज़ ये है कि एक्सेल का पूरा कोर्स मैंने यूडेमी पर डाला है। अभी तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कुछ दिन के लिए फ्री है कुछ लोगों के लिए। तो अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो फ्री कोर्स अवेलेबल है वो सिर्फ कुछ ही दिन के लिए है और कुछ ही लोगों के लिए अवेलेबल है। उसके बाद फिर वो पेड जितनी भी अमाउंट है उसकी वो पे चार्ज करनी होगी, उसके बाद ही वो कोर्स मिल पाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें एक्सेल का कंप्लीट कोर्स मैंने डाला है जहाँ से जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।